नमस्कार। आप सभी बीए पार्ट द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का आज के व्याख्यान में स्वागत है। आज हम हमारी तीसरी यूनिट की अगली अवधारणा व्यक्तिक अध्ययन पद्धति पर चर्चा करने जा रहे हैं। पूर्व में मैंने आपको निदर्शन से अवधारणा से संबंधित सभी पहलुओं की चर्चा की थी। व्यक्तिक अध्ययन पद्धति हमारे तीसरी यूनिट का अंतिम अवधारणा भी है। व्यक्तिक अध्ययन पद्धति सामाजिक अनुसंधान में तथ्य संकलन करने की जो 5 पद्धतियां हैं, उनमें से एक महत्वपूर्ण पद्धति है। समाजशास्त्र में अत्यधिक उपयोगी है। यह किसी व्यक्ति, समूह अथवा किसी मानव समुदाय का सर्वांगीण अध्ययन करने की पद्धति है। इसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति के समस्त पहलुओं का अध्ययन किया जा सकता है। किसी भी समूह जिसके अंतर्गत कोई भी संस्था, समिति आती है, का अध्ययन किया जा सकता है। और समुदाय अर्थात ग्रामीण एवं नगरीय समुदायों का भी विशेष अध्ययन, सर्वांगीण अध्ययन इस पद्धति के माध्यम से किया जाता है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जब हम सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया का 5वां चरण शुरू कर चुके हैं, अर्थात तथ्य संकलन की प्रविधियों की चर्चा हम करने जा रहे हैं। और तथ्य संकलन करने की जो 4 प्रविधियां थी, उनमें प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार, अवलोकन और व्यक्तिक अध्ययन पद्धति थी। व्यक्तिक अध्ययन पद्धति का हम तीसरी यूनिट में अध्ययन कर रहे हैं और इन चारों पद्धतियों का शेष तथ्य संकलन करने की का अध्ययन यूनिट 4 में करेंगे। फ्रेडरिक लिपले ने सर्वप्रथम श्रमिकों की आर्थिक दशाओं का अध्ययन करने के लिए इस पद्धति का प्रयोग किया। कई बार ये प्रश्न पूछा भी गया है, पूछा भी जाता है, व्यक्तिक अध्ययन पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, किस पर किया? तो हमारा उत्तर होगा फ्रेडरिक लिपले ने किया और श्रमिकों की आर्थिक दशाओं का अध्ययन करने के लिए किया, अर्थात एक समूह से संबंधित अध्ययन किया। अब हम व्यक्तिक अध्ययन पद्धति की एक परिभाषा, जो कि पीवी यंग द्वारा दी गई है, का अध्ययन करेंगे। पीवी यंग के अनुसार व्यक्तिक अध्ययन पद्धति किसी एक सामाजिक इकाई के जीवन की खोज और विश्लेषण की पद्धति है, चाहे यह इकाई एक व्यक्ति, एक परिवार, एक संस्था, एक सांस्कृतिक समूह अथवा समुदाय ही क्यों ना हो। जैसा कि मैंने आपको व्यक्तिक अध्ययन पद्धति की सामान्य चर्चा में ये बता दिया था कि इस पद्धति के माध्यम से हम किसी भी एक इकाई का अध्ययन करते हैं। वह इकाई व्यक्ति हो सकता है, वह इकाई व्यक्ति हो सकता है, वह इकाई परिवार हो सकती है, वह इकाई संस्था हो सकती है, वह इकाई कोई सांस्कृतिक समूह हो सकता है और वह इकाई एक समुदाय हो सकती है। इसलिए पीवी यंग की जो परिभाषा है, वह है व्यक्तिक अध्ययन किसी एक सामाजिक इकाई के जीवन की खोज और विश्लेषण की पद्धति है, अर्थात यह डिस्कवरी के साथ जुड़ती है और विश्लेषण, एनालिसिस के साथ भी जुड़ती है। अब हम व्यक्तिक अध्ययन पद्धति की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे।
पहली विशेषता हम लेते हैं विशिष्ट इकाइयों का अध्ययन। चूँकि विशेषताओं को हमें परिभाषा में ही खोजना चाहिए, अतः परिभाषा से ही इसकी विशेषता निकल कर आ रही है विशिष्ट इकाइयों का अध्ययन। व्यक्तिक अध्ययन पद्धति के द्वारा हम जो इकाइयां हैं और विशिष्ट इकाइयां हैं उनका अध्ययन करते हैं। सामान्य इकाइयों का अध्ययन इस पद्धति में नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि हम एक व्यक्ति को लेकर चलें तो जो भी व्यक्ति किसी कार्य से अपने आप को समाज में श्रेष्ठता के स्तर पर स्थापित करते हैं, उन व्यक्तियों का समावेश इसमें किया जाता है। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी पर व्यक्तिक अध्ययन पद्धति से अध्ययन किया गया है। भारत के स्वतंत्रता सेनानियों पर अध्ययन किया गया है। विशिष्ट कोई इकाई है जिसमें कोई गरीब व्यक्ति एक अच्छे पद को प्राप्त करता है तो उसके जीवन संघर्षों का भी अध्ययन इस पद्धति के माध्यम से किया जाता है। ये तो थी व्यक्ति की बात। परिवार, किसी समूह, सांस्कृतिक समूह या समुदाय जो विशिष्ट हों उनका अध्ययन इस पद्धति के माध्यम से किया जाता है। गहन अध्ययन। व्यक्तिक अध्ययन पद्धति की यह सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह गहराई में जाकर अध्ययन करती है, अर्थात किसी भी सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्यों में उसकी खोज और विश्लेषण अत्यंत गहराई के साथ करती है, सभी पक्षों को समावेशित करते हुए करती है, कथन और कारणों का समावेश करते हुए करती है। इसलिए व्यक्तिक अध्ययन पद्धति में जो अध्ययन है वह गहनता लिए होता है। तीसरा है गुणात्मक अध्ययन। यह विशेषता बहुत महत्वपूर्ण है। सामाजिक अनुसंधानों के साथ यह समस्या रही कि सामाजिक अनुसंधान या समाज विज्ञान में गुणात्मक अध्ययन नहीं किए जा सकते, लेकिन व्यक्तिक अध्ययन पद्धति गुणात्मक अध्ययन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अध्ययन पद्धति है। इसमें किसी भी इकाई के संपूर्ण या सर्वांगीण पक्षों का अध्ययन किया जाता है, अतः वह गुणात्मक अध्ययन के साथ जुड़ जाता है। गुणात्मक अध्ययन के अंतर्गत वह घटनाएं, प्रघटनाएं या वस्तुएं आती हैं जिनका मापन इकाई के रूप में नहीं किया जा सकता, उनका अध्ययन इस के माध्यम से किया जाता है। चौथी विशेषता है वर्तमान और अतीत का अध्ययन। यह एक ऐसी अध्ययन पद्धति है जिसका अतीत का भी अध्ययन संभव है और वर्तमान का भी अध्ययन संभव है। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी के जीवन चरित्र का जब अध्ययन किया जाता है तो यह अतीत का अध्ययन है, क्योंकि महात्मा गांधी वर्तमान से संबंधित नहीं है। इसी प्रकार कोई भी संस्था, कोई भी समूह, कोई भी समाज जो पौराणिक है, अतीत का है, उसका अध्ययन भी इसी अध्ययन पद्धति के माध्यम से किया जाता है। अतीत के अध्ययन के साथ साथ वर्तमान के अध्ययन भी इस पद्धति में किए जाते हैं। अर्थात यह एक ऐसी पद्धति है जो ऐतिहासिक और वर्तमान समकालीन दोनों पक्षों को साथ लेकर चलती है। अगली जो विशेषता है वह है संपूर्ण अध्ययन। यह गुडे एवं हटके द्वारा बताई गई इस पद्धति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। व्यक्तिक अध्ययन पद्धति के अंतर्गत किसी भी इकाई का संपूर्ण अध्ययन किया जाता है। अनुसंधानकर्ता अपने उद्देश्य के आधार पर तो अनुसंधान करता ही है, अध्ययन करता ही है, लेकिन उस अध्ययन के अतिरेक भी अध्ययन इस पद्धति में किया जाता है और तथ्य संकलन इस पद्धति के माध्यम से संपूर्णता लिए हुए होता है। अंतिम जो विशेषता है वह है कार्य कारण अध्ययन। व्यक्तिक अध्ययन पद्धति तार्किक आधार पर अध्ययन करती है, तथ्यों का संकलन करती है, इसलिए इस पद्धति में
कार्य कारण अध्ययन संभव हो पाता है। कार्य कारणता का अर्थ कि किस घटना का प्रभाव किस कारण से है और उसका पुनः प्रभाव समाज में कैसा होगा, इसे बोलते हैं कार्य कारण अध्ययन। इस तरह आपने देखा कि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति की जो ये 6 विशेषताएं हैं, यह परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। विशिष्ट इकाइयों का अध्ययन, गहनता के साथ अध्ययन, गुणात्मक अध्ययन, वर्तमान और अतीत का अध्ययन, संपूर्ण अध्ययन और कार्य कारण अध्ययन, इस पद्धति की ये 6 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। अब हम व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के स्रोतों पर चर्चा करेंगे। स्रोत से आशय जहाँ से आप वे संसाधन जहाँ से आप तथ्य लेते हैं, इन्हें व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के स्रोत कहते हैं। पहला है प्राथमिक स्रोत, अवलोकन और साक्षात्कार इसके अंतर्गत आते हैं। और दूसरा है द्वितीयक स्रोत, डायरियाँ, व्यक्तिगत पत्र, जीवन इतिहास आदि इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम इनकी एक एक कर चर्चा करेंगे। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति व्यक्तिगत इकाइयों के अध्ययन से संबंधित है, एक इकाई के अध्ययन से संबंधित अवधारणा है। अतः इसके अंतर्गत प्राथमिक स्रोतों के माध्यम से भी तथ्य संकलित किए जाते हैं और वे माध्यम अवलोकन और साक्षात्कार हैं। अर्थात अनुसंधानकर्ता स्वयं किसी व्यक्ति के संबंध में, किसी संस्था के संबंध में, किसी इकाई के संबंध में या तो अवलोकन करेगा, उस समूह में रह के तथ्यों को समझेगा, सूचनाओं को प्राप्त करेगा, या साक्षात्कार के माध्यम से सूचनाओं का संकलन करेगा। इस प्रकार जो सूचनाएं वह प्राप्त करता है, तथ्य प्राप्त करता है, वे सभी प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत आती है। अब हम द्वितीयक स्रोतों की बात करेंगे। द्वितीयक स्रोतों के अंतर्गत डायरियाँ, व्यक्तिगत पत्र, जीवन इतिहास के अंतर्गत आत्मकथाएं और जीवन चरित्र आदि आते हैं। जब मैं आपको तथ्यों के प्रकार बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि तथ्य 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक तथ्य और द्वितीयक तथ्य। प्राथमिक तथ्य वे तथ्य जिन्हें सामाजिक अनुसंधानकर्ता स्वयं संकलित करता है, प्राथमिक तथ्य कहलाते हैं। और द्वितीयक तथ्य वे तथ्य कहलाते हैं जिन्हें सामाजिक अनुसंधानकर्ता किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त करता है, खुद स्वयं संकलन नहीं करता, द्वितीयक तथ्य कहलाते हैं। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति भी अधिकांशतः द्वितीयक स्रोतों पर आधारित होती है, क्योंकि यह जब इतिहास का अध्ययन करती है, अतीत का अध्ययन करती है, तो यह अतीत का अध्ययन द्वितीयक स्रोतों से ही संभव होता है। द्वितीयक स्रोतों के अंतर्गत हमने डायरियाँ, पत्र, जीवन चरित्र, आत्मकथाएं आदि को रखा था। अतः यहाँ भी द्वितीयक स्रोतों के अंतर्गत ये सभी आएंगी। डायरियाँ, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में जो प्रतिदिन डायरिया लिखता है, प्रत्येक दिन का विवरण लिखता है, वह डायरी में सम्मिलित होता है, या अपने जीवन की अधिकांश विचित्र घटनाओं का विवरण अपने निजी डायरी में करता है, इसके अंतर्गत आती है। व्यक्तिगत पत्र, व्यक्ति एक दूसरे से संवाद स्थापित करने के लिए पत्रों का आदान प्रदान करते हैं। ये पत्र भी महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं। इसके अतिरिक्त जीवन इतिहास के अंतर्गत 2 तथ्य सामने आते हैं, आत्मकथाएं और जीवन चरित्र। आत्मकथाओं के अंतर्गत स्वयं के द्वारा लिखा गया विवरण होता है और जीवन चरित्र के अंतर्गत किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किसी भी संस्था, व्यक्ति, समूह के प्रति लिखा गया विवरण होता है। इन स्रोतों के माध्यम से व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति में अध्ययन किया जाता है और यह अध्ययन पद्धति गुणात्मक अध्ययन पद्धति के साथ ही समाज विज्ञानों को महत्वपूर्ण स्थिति
में पहुंचाती है। अतः यह पद्धति बहुत महत्वपूर्ण है। इस पद्धति को समझना थोड़ा कठिन है, लेकिन अगर आप 2 या 3 बार इसका अध्ययन करेंगे तो इस पद्धति के समस्त पक्षों से आप समझ विकसित कर पाएंगे।